हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। ईएमएसटी 11 की व्याख्या संबंधित प्रश्नों को हमने पिछले 2 वीडियो में देख लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि 2 प्रश्नों की तो हमें व्याख्या करनी होती है जो 10-10 नंबर के होते हैं। बाकी 3 क्वेश्चन कहानियों के विश्लेषण और मूल्यांकन से आते हैं। इसमें हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। बोलने वाली औरत कहानी की दीपशिखा आम मध्यवर्गीय परिवारों की स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये जो बोलने वाली औरत कहानी है, यह ममता कालिया की कहानी है। ममता कालिया जी ने मध्यवर्गीय परिवार की एक ऐसी स्त्री के बारे में बात की है जो कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ बोलती रहती है। फिर चाहे वह उसकी सास हो, जिसे कहानी में बीजी कहा गया है, उसका पति कपिल हो, या फिर उसके बच्चे हों या ससुर हो, वह उनसे बात करती रहती है, या हम ये कह लें कि बहस करती रहती है। और अगर कहानी की ही शब्दों में कहें तो उसमें इसके लिए एक शब्द आता है, खड़ी खड़ी जवाब टिकाती रहती है। उसका यह बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसे हमेशा बदतमीज और बदजुबान कहा जाता है। वह कई बार यह सोचती है कि अब कोई भी परिस्थिति हो, वह कुछ भी नहीं बोलेगी, लेकिन जब भी वह ऐसा सोचती है, हर बार कोई न कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा प्रसंग हो ही जाता है कि वह बोल पड़ती है। कहानी में ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती हैं जो कि बहुत ही छोटी हैं या गौण हैं, और लेकिन उन घटनाओं का इतना ही महत्व है कि उनकी प्रतिक्रिया में जो दीपशिखा है वह बोल उठती है। जैसे कि झाड़ू सीधी रखने की बात हो, चाय पीने की बात हो, या कहीं घूमने फिरने की बात हो, वह हमेशा ही इन बातों में बोल उठती है, और जिस अंत में उसे चुप रहने की हिदायत दे दी जाती है। लेकिन दीपशिखा जो है, बस बोलने के लिए नहीं बोलती है, वह मात्र बोल नहीं रही है, वह प्रतिवाद कर रही है अंधविश्वासों का और रूढ़ियों से जकड़ी मर्दवादी सामाजिक संरचना का, जिसमें कि पुरुष के साथ स्त्रियां भी जो हैं वो स्त्रियों की शोषक हैं। और वह लड़ती है अपने आत्मगौरव की रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। और इस लड़ाई में उसका जो सबसे बड़ा हथियार है वह है उसके शब्द। दीपशिखा कहती है, उसे कहानी में कई जगह शिखा मतलब कि कह के बुलाया गया है, लेकिन उसका पूरा नाम है दीपशिखा है। वह कहती है कि खुद को वह अग्निशिखा बताती है कि माता पिता ने मेरा नाम गलत रखा है, मैं दीपशिखा नहीं अग्निशिखा हूँ। उसके व्यक्तित्व की एक छोटी सी झलक ममता कालिया जी ने इस कहानी में दी है, और उसके भीतर जो उबल रहा लावा होता है या जो आक्रोश पनप रहा होता है, उसकी ओर हमारा ध्यान खींचती हैं। और यह जो उसका आक्रोश है, वह समाज के दोगलेपन के कारण उसके विरोध में, यह विडंबना ही तो है। अपने जिन गुणों के कारण शिखा का विवाह के लिए चयन होता है, वह उस परिवार का हिस्सा बनती है, बाद में उन्हीं गुणों के कारण उसे दोष दिया जाता है। कहानी में आता है, जब शादी के विचार से कपिल ने अपने आसपास देखा तो उसे कॉलेज में अपने से 2 साल छोटी बीएससी में पढ़ने वाली शिखा पसंद आई, क्योंकि वह उन स्त्रियों जैसी नहीं थी जिन्हें कपिल अपने परिवार में या अपने आसपास देखता था। शिखा की वक्तृता से प्रभावित होकर ही वह सोचता है कि वह शिखा को पाकर रहेगा, और आखिर में वह पा भी लेता है। शिखा भी कपिल की मौलिक सोच और आत्मनिर्भरता से बहुत प्रभावित है, लेकिन यह आदर्श स्थितियां शादी के बाद आदर्श नहीं रह जाती हैं। शिखा भी उन्हीं गुणों के कारण बार बार अपमानित होना पड़ता है शिखा को। और जो कहानी है उसके क्लाइमेक्स में उसका अपना ही बेटा उसके मुंह पर एक भूसा मारता है, और कहानी के अंत में पहुंचते पहुंचते होठ सूज जाने के कारण शिखा बोल नहीं सकती है, पर उसके जो भाव हैं उसके भीतर कसमसाते रहते हैं, शब्द बाहर निकलने के लिए छटपटाते रहते हैं। शिखा को लगता है कि उसकी मृत्यु के बाद ये शब्द उसके शरीर के हर रंध्र से बाहर निकलकर भागेंगे और हस्तक्षेप की जीती जागती इबारत बन जाएंगे। वस्तुतः जो है शिखा है व्यवस्था का अंग बनकर सुखी जीवन जीने की सुविधा को नकार देती है, और वह आश्चर्यचकित भी है कि अधिकांश विवाहित स्त्रियों को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि कब और कैसे वह इंसान से मशीन में बदल जाती हैं, जहाँ पे उनके परिश्रम की तो अहमियत है, लेकिन सोचने, विचारने या व्यक्त करने की आज़ादी नहीं है। इन सब बातों को देखें तो हमें यही लगता है कि जो दीपशिखा है वह मध्यवर्गीय परिवार की हर एक ऐसी स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है जो कि इन सारी घटनाओं से होकर गुजरी है। तो ये हम लोगों का पहला प्रश्न था। अब हम लोग अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये भी 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है
डिप्टी कलेक्टर कहानी का मूल्यांकन कीजिए। यह कहानी जो है इसके लेखक अमरकांत जी हैं और इसके नायक हैं बाबू सकलदीप मुख्तार। यद्यपि पिछले 1.5-2 साल से मुख्तारी उनसे चलाए नहीं चलती है, फिर भी राम का नाम लेकर कचहरी चले जाते हैं, अक्सर कुछ पा जाते हैं जिससे कि 2 जून का चौका चूल्हा चल जाता है। सकलदीप बाबू का बड़ा बेटा है नारायण, जो कि पिछले 3-4 वर्ष में बहुत सी परीक्षाओं में बैठने लगता है, एमएलए लोगों के दरवाजों के चक्कर लगाने लगता है और भी उल्टे सीधे बहुत सारे फ़ोन इस्तेमाल करता है, परंतु वह अभी भी बेरोजगार है और 2 बार वह डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा में भी बैठ चुका है। इस वर्ष भी डिप्टी कलेक्टर की जगह परीक्षा में बहुत सारी जगह होने के कारण वह भरोसे पर तीसरी बार भी अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है। सकलदीप बाबू की पत्नी उनको टटोलते हुए बात शुरू करती है, इसी आशा का प्रस्ताव रखती है और सूचना देती है कि 2-4 दिन में फीस भरने की तारीख निकल जाएगी। पत्नी की यही बात सुनकर सकलदीप बाबू बिगड़ जाते हैं। बेटे को भला बुरा कहने और पत्नी द्वारा उसका बचाव सुनने के बाद वे क्रोध की हद पार कर जाते हैं और पत्नी से यह तक कह देते हैं कि सारी खुराफात की जड़ तुम ही हो। तुम मुझे जिंदा रहने देना नहीं चाहती, जिस दिन मेरी जान निकलेगी तुम्हारी छाती ठंडी होगी। लेकिन इन सब घटना को भी 1 घंटे ही बीतता है और वे सकलदीप बाबू बहुत ही प्रसन्न भाव से लौटते हैं और अपने पत्नी को फॉर्म भरने की फीस के लिए 150 रुपये दे देते हैं और कहते हैं, गलती किसी की नहीं, सारा दोष तो मेरा है। देखो ना, बाप होकर कहता हूँ कि लड़का नाकाबिल है, नहीं, सारी खुराफात की जड़ मैं ही हूँ और कोई नहीं। घंटे भर पहले ही उनका क्रोध, जो अपनी असमर्थता और असहायता था, बेटे की बेरोजगारी के कारण अपनी असफल प्रत्याशा का नतीजा था, निष्फल निरुद्देश्य दैनिक जीवन का ढर्रा, ऐसी प्रतिक्रियाओं से अपने रोजमर्रापन का भी अतिक्रमण करता है, मानो यही उसकी घटनात्मकता है। अब डिप्टी कलेक्टर के स्वप्न में निवेश के फैसले पर पहुंचकर 150 के कर्ज से कार्यवाही का आरंभ करके उन्होंने जीवन में एक मकसद पा लिया है और निरुद्देश्य अभावग्रस्त दिनचर्या के स्थान पर भविष्य के लिए सोद्देश्य जीवन की आशा और प्रसन्नता की मानसिकता का आगम होता है। उनकी दिनचर्या बदल जाती है। सुबह का आकाश, ठंडी हवाएं उनकी अकारण प्रसन्नता के लिए पर्याप्त कारण हो सकते हैं। मुंह अंधेरे ही मतलब बहुत सुबह उठकर वो बेटे को जब पढ़ते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी आनंददायी रहस्य का उन्होंने अचानक से पता लगा लिया हो। और भी बहुत से जो अगल बगल के लोग होते हैं, जब वो लोग उनके घर आते हैं तो कहते हैं, पहले का जमाना होता तो कहा नहीं भी जा सकता, लेकिन अब तो बेईमानी उतनी नहीं होती होगी। बेईमानी नहीं होती ना? हाँ, अब उतनी नहीं होती। पहले बात दूसरी थी, जमाना अब लद गया। और अमरकांत जी बड़े ही कौशल से प्रतीकात्मकता का भी एक उदाहरण देते हैं। देखते हैं हम। दुर्बल तथा बूढ़े आदमी थे, इसलिए उनसे तेज क्या दौड़ा जाता। वह पैरों में फुर्ती लाने के लिए अपने हाथों को इस तरह भांज रहे थे जैसे कोई रोगी मरिया लड़का अपने साथियों के बीच खेल कूद के दौरान कोई हल्की फुल्की शरारत करने के बाद तेजी से दौड़ने के लिए गर्दन को झुकाकर हाथों को चक्र की भांति घुमाता है। उनके पैर थप थप की आवाज के साथ प्लेटफार्म पर गिर रहे थे और उनकी हरकतों का उनके मुख पर कोई विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। इस कहानी की अवधि को हम लोग लगभग 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि परीक्षा की तैयारी, परीक्षा देने के लिए प्रस्थान और परीक्षा फल की घोषणा। कहानी में चित्रित अवधि को इन 3 हिस्सों में बहुत अच्छे से हम लोग बांट सकते हैं और तीनों के दौरान कहानी के अवधान को सकलदीप बापू के क्रियाकलाप और मानसिक व्यवहार पर केंद्रित रखा गया है। मानो प्रतियोगिता में बैठते तो नारायण हैं, लेकिन परीक्षा पिता की हो रही है। उनके आचरण में स्नेह, चिंता, सहनशीलता, विनोद प्रियता, आत्मविज्ञापन की प्रवृत्ति, आस्था और श्रद्धा का जागरण होता है। इस तरह हम लोगों ने देखा डिप्टी कलेक्टर कहानी का मूल्यांकन। और अगले वीडियो में हम लोग ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।